सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 33, and it is for class 9 student. It has taken from Social Science Democratic Politics chapter number 3 Electoral Politics. And in this worksheet we'll understand the topic what makes elections in India democratic. हमने पिछली वर्कशीट जो 2 वर्कशीट इस वीक में आई थी वो भी इसी लेसन से पढ़ी थी, और ये वाली वर्कशीट भी पिछली वर्कशीट्स की कंटिन्यूशन वर्कशीट है। इस वर्कशीट में हम ये पढ़ेंगे कि ऐसी क्या चीज़ है इंडिया में जो कि हमारे इलेक्शंस को डेमोक्रेटिक बनाती है, यानी कोई तो ऐसी चीज़ होगी जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। तो लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी। वी गेट टू रीड a lot about unfair practices in elections, like vote cast by false names, excessive use of money by big parties, intimidation of voters and on the polling day, or misuse of government facilities and officials by the ruling party. हमने बहुत बार ये पढ़ा कि इतने सारी जो गड़बड़ियाँ होती हैं इलेक्शंस में, जैसे किसी के नाम का वोट कोई दे देता है और बहुत ज़्यादा मनी जो बिग पार्टीज़ हैं वो यूज़ करती हैं, या कई बार वोटर्स को डराया धमकाया जाता है, या गवर्नमेंट जो है वो गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ का मिसयूज़ करती है, ऑफिशियल्स का मिसयूज़ करती है जो रूलिंग पार्टी होती है। वी फील अनहैप्पी व्हेन वी रीड और सी सच रिपोर्ट्स। हम इन रिपोर्ट्स को पढ़ के दुखी भी हो सकते हैं, बट फॉर्चुनेटली they are not on such a scale so as to defeat the very purpose of elections. लेकिन कई बार ये घटनाएं इतनी बड़ी नहीं होती कि जो इलेक्शन का पर्पस है उसको ख़त्म ही कर दें। तो can a party win an election and come to power not because it has popular support but through electoral malpractices? Let us examine. तो क्या एक पार्टी केवल जो धांधलेबाजी करते हुए ही जीत जाएगी, ऐसा कभी पॉसिबल है? तो हम इसको एक बार चेक करके देखते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले जो हमारे पास है, ऐसा कभी होता नहीं है, तो जो एक सबसे स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन हमारे पास है जो कि इन इलेक्शंस को डेमोक्रेटिक बनाने में पूरी अपनी ताकत लगा देता है, वो है इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन। यानी हमारे इंडिया में एक इलेक्शन कमीशन है जो कि इन इलेक्शंस को डेमोक्रेटिक बनाता है। चलिए इसके बारे में एक बार समझने की कोशिश कर रहे हैं। द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू कंडक्ट द फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इन आवर कंट्री। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, इसलिए अपॉइंट किए जाते हैं ताकि पूरी कंट्री में जो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस किए जा सकें। और डू यू नो who is the chief election commissioner, current chief election commissioner? His name is Mr. Sunil Arora. The election commission enjoys the same kind of independence which the judiciary enjoys. तो जो ये इलेक्शन कमीशन है, ये एंजॉय का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि वो एंजॉय करते हैं। इलेक्शन कमीशन के पास भी वही सेम पावर्स है और वही उनको यूज़ करते हैं जो सेम जुडिशरी यानी हमारे कोर्ट्स के पास जो पावर है, सेम पावर वो इनके पास भी होती है। देयर इज़ नो एक्सटर्नल इंटरफेरेंस इज इन द वर्क ऑफ द इलेक्शन कमीशन, और कोई भी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस इस इलेक्शन कमीशन के वर्क में डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करती। EC takes decisions on every aspect of conduct and control of elections from the announcement of elections to the declaration of results. यहाँ पर EC का मतलब इलेक्शन कमीशन है, इसलिए हम उसकी शॉर्ट फॉर्म EC बोल रहे हैं। तो EC जो है वो जितना भी इलेक्शन के स्टार्टिंग से अनाउंसमेंट ऑफ द डेट से लेकर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट तक जितने भी एस्पेक्ट हैं, जो भी कंट्रोल करना है, जो भी स्टेप्स लेने हैं, उन सब का डिसीजन कौन लेता है? EC लेता है। इट इम्प्लीमेंट्स द कोड ऑफ कंडक्ट एंड पनिशेस एनी कैंडिडेट और पार्टी दैट वायलेट्स इट। और जो EC है जो वो कोड ऑफ कंडक्ट बनाता है
what is the meaning of code and code of conduct means the rules and regulations जो EC बनाता है उसको हम कोड ऑफ कंडक्ट कहते हैं और ड्यूरिंग द इलेक्शंस ये इम्प्लीमेंट होते हैं और अगर उसको कोई वायलेट करता है कोई पार्टी या कैंडिडेट तो वो उसको पनिश भी करते हैं. इट प्रिवेंट्स द मिस यूज ऑफ द गवर्नमेंटल पावर ऑफ और मशीनरी. और ये जो रूलिंग पार्टी के द्वारा जो गवर्नमेंटल पावर या गवर्नमेंट मशीनरी का मिस यूज करना है उसको भी ये प्रिवेंट करता है. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक विल अंडरस्टैंड पीपल पार्टिसिपेशन इन इलेक्शन. यानी इलेक्शन में लोगों का पार्टिसिपेशन. पीपल्स पार्टिसिपेशन इन इलेक्शन इज यूजुअली मेजर्ड बाय वोटर टर्न आउट. जो पीपल का पार्टिसिपेशन है इलेक्शन में वो तब हमें ज़्यादातर पता चलता है जब वोटर टर्न आउट हमारे सामने आता है. टर्न आउट इंडिकेट्स द परसेंट ऑफ एलिजिबल वोटर्स हु एक्चुअली कास्ट देयर वोट. और इससे हमें ये भी पता चलता है कि कितने परसेंट वोटर्स ने वोट को कास्ट किया, अपने वोट को कास्ट किया, दिया. यानी इफ़ द इलेक्शन प्रोसेस इज़ नॉट फ्री और फेयर people will not continue to participate in this exercise. और अगर हमारा इलेक्शन प्रोसेस फ्री और फेयर नहीं होगा तो जो जितने भी लोग हैं वो कभी भी अपने इस वोट देने की एक्सरसाइज को, वोट देने की पावर को बहुत ज़्यादा देर तक, बहुत ज़्यादा दिनों तक यूज़ नहीं करेंगे. द फेथ एंड इंटरेस्ट ऑफ वोटर्स इन इलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैज़ बीन इंक्रीजिंग ओवर द ईयर्स. और जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन अपना काम कर रहा है तो उन एक्टिविटीज़ से जो वोटर्स का फेथ और इंटरेस्ट है वो इलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज़ में डे बाय डे ओवर द ईयर्स बढ़ता ही जा रहा है. द नेक्स्ट टॉपिक वील अंडरस्टैंड एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शन आउटकम. यानी जो इलेक्शन का रिजल्ट है उसकी एक्सेप्टेंस, वो सबको ही एक्सेप्ट करना पड़ता है क्योंकि ये हमारे इलेक्शन कमीशन ने इतने फेयर और फ्री मीन्स से इस इलेक्शन को कंडक्ट कराया तो जो उसके बाद रिजल्ट आएगा उसको सबको मानना ही पड़ेगा. वन फाइनल टेस्ट ऑफ द फ्री एंड फेयरनेस ऑफ इलेक्शन हैज़ इन द आउटकम्स इटसेल्फ. इफ इलेक्शंस आर नॉट फ्री और फेयर द आउटकम्स ऑलवेज फेवर द पावरफुल. Barring very few disputed elections, the electoral outcomes are usually accepted as people's verdict by the defeated party. और इसमें इस पैराग्राफ में यही समझाया गया है कि जो भी रिजल्ट आएगा, जो भी इलेक्शन का आउटकम आएगा वही सबको मानना पड़ता है. अगर ऐसा नहीं होता, अगर वो फ्री इलेक्शन जो फ्री एंड फेयर नहीं होता तो हमेशा जो है एक जो पावरफुल पार्टी है या जो बड़े बिग पार्टीज़ हैं वो ही जीतती रहती. लेकिन ऐसा होता नहीं है. इसलिए जो भी रिज़ल्ट आता है वो जो डिफीटेड पार्टी होती है वो पीपल का वर्डिक्ट मान के उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ता है. चाहे वो स्मॉल पार्टी हो, चाहे बिग पार्टी हो, चाहे कोई विनर हो, चाहे कोई लूज़र हो, सबको इलेक्शन का जो आउटकम है, जो रिज़ल्ट है वो एक्सेप्ट करना ही पड़ता है. एंड देन लास्ट टॉपिक विल डिस्कस द चैलेंजेस टू फ्री एंड फेयर इलेक्शंस. ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो मैनी टाइम्स आपके एग्ज़ाम में 5 मार्कर क्वेश्चंस के रूप में आता ही आता है. फर्स्ट चैलेंज इज वेरी ऑफन इलेक्शंस ऑफर लिटिल चॉइस. सब इसका मतलब ये है कि हमारे इलेक्शन में हमारे पास बहुत थोड़ी सी चॉइस होती है. अक्सर ऐसा ही होता है कि हमारे सामने ऑप्शंस बहुत कम होती हैं. हमने भी देखा है कि 2 या 3 पार्टीज़ ये होती हैं जो हमेशा इलेक्शंस को कंटेस्ट करती हैं. तो हमारे पास कोई चॉइस ही नहीं है, उन्हीं में से ही हमें किसी एक को चूज़ करना पड़ता है. तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे सामने. फिर सेकेंड जो चैलेंज है वो है स्मॉलर पार्टीज़ एंड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स सफ़र अ ह्यूज डिसएडवांटेज कंपेयर टू बिगर पार्टीज़. और ऐसा होता है जो बिगर पार्टीज़ के कंपैरिजन में स्मॉल पार्टीज़ या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स होते हैं उनको बहुत सारे जो है डिसएडवांटेज होते हैं. एक तो उनको जो उनका साइन होता है, पार्टी साइन या जो इलेक्शन का साइन होता है उनका, वो हर बार चेंज होता रहता है. तो लोग उन्हें नहीं जानते, उनके पास इतना पैसा भी नहीं होता कि वो बहुत खर्च कर सकें और अपना प्रोपेगेंडा, अपना प्रचार वो कर सकें. तो इसलिए उनको बहुत ज़्यादा मुश्किलों का हर्डल को फेस करना पड़ता है. थर्ड इज
लॉट्स ऑफ मनी यूज्ड इन द इलेक्शंस। और हमने भी देखा है, सबने देखा है कि जितना इलेक्शन कमीशन ने एक डिस्क्राइब कर रखा है, एक लिमिट कर रखा है कि इतना ही पैसा खर्च होना चाहिए, उससे कहीं ज़्यादा पार्टीज उसको इलेक्शन में खर्च करती हैं, जिससे कि उनके जीतने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। नेक्स्ट चैलेंज इज क्रिमिनल बैकग्राउंड कैंडिडेट टेक पार्ट इन द इलेक्टोरल रेस। और आप सब ने ये बहुत बार देखा है कि बहुत सारी पार्टीज अपने टिकट किसी ऐसे पर्सन को दे देती हैं जिसका क्रिमिनल बैकग्राउंड होता है। और ये हमें कैसे पता चलता है? क्योंकि उन्हें अब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के बाद अपना जो भी डिक्लेरेशन है आपके अगेंस्ट कोई क्रिमिनल केस है या नहीं, आपकी प्रॉपर्टी कितनी है, ये सब का सब डिक्लेरेशन उन्हें न्यूज़पेपर में देना पड़ता है। उससे हमें पता चलता है कि कोई किसी कैंडिडेट का क्रिमिनल बैकग्राउंड है या नहीं है। तो हमने बहुत बार ये भी देखा है कि जो पार्टीज़ हैं वो ऐसे ही किसी पर्सन को टिकट दे देती हैं। द लास्ट चैलेंज इज परफॉर्म नेपोटिज्म इन टिकट्स डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो वर्ड है नेपोटिज्म, आपको अगर पता हो तो आजकल ये बहुत हॉट इशू है, बहुत हॉट टॉपिक है नेपोटिज्म। नेपोटिज्म का मतलब है कि जब भी टिकट डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जब भी पार्टीज अपने कैंडिडेट अनाउंस करती है, तो उसमें वो नेपोटिज्म को यूज़ करती है। जैसे एक बहुत बड़ा कोई लीडर है तो उसका बहुत बड़ा रुतबा भी है, तो वो क्या करेगा कि अपने जितने भी रिलेटिव्स हैं या अपना बेटा बेटी या अपनी वाइफ को वो पहले टिकट प्रोवाइड कराते हैं। जो वहाँ पर एक जर्नल, वहाँ का जो एक कार्य करता है, काम करने वाला उस पार्टी का, वो बहुत ही अच्छा क्यों ना हो, लेकिन उसको वो टिकट, वो कैंडिडेचर मिल ही नहीं पाता है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। These are the topics of the worksheet. Now we will discuss the question answers section. First question is write down the functions of the Independent Election Commission. ये हमने ऊपर अभी डिस्कस भी किया। Functions of the Independent Election Commission is, first is the Election Commission decides on every aspect of the operation of the entire process from the issuance of notification to the declaration of election results. Second is this model election code, that is code of conduct, comes into force and punishes candidates and parties who violate it. इसका मतलब यही है कि जो इलेक्शन कमीशन है वो कोड ऑफ कंडक्ट को इनटू फोर्स में उसको इम्प्लीमेंट करती है और पनिश करती है अगर कोई कैंडिडेट या पार्टी उसको वायलेट करता है। फिर थर्ड इज ड्यूरिंग द इलेक्शन कमीशन कैन ऑर्डर द गवर्नमेंट टू द गाइडलाइंस। दिस इंक्लूड्स प्रिवेंटिंग मिस यूज ऑफ द गवर्नमेंट मशीनरी एंड ट्रांसफरिंग ऑफिसर्स। इसका मतलब ये है कि इलेक्शन के दौरान जो इलेक्शन कमीशन है वो गवर्नमेंट को ऑर्डर भी दे सकता है गाइडलाइंस को फॉलो करने के लिए। इसमें जो है मिस यूज़ ऑफ गवर्नमेंट मशीनरी भी इंक्लूड होता है, और अगर ऑफिसर को वो ट्रांसफ़र करते हैं तो वो भी इंक्लूड होता है। बिना इलेक्शन कमीशन की मर्जी के ट्रांसफ़र भी नहीं होती उस दौरान, ड्यूरिंग द इलेक्शन। एंड द फोर्थ पॉइंट इज ऑफिसर्स ऑन इलेक्शन ड्यूटी वर्क अंडर द इलेक्शन कमीशन एंड नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। यानी ड्यूरिंग द इलेक्शन जो भी ऑफिसर्स होते हैं वो इलेक्शन कमीशन के अंडर वर्क करते हैं, गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2, मेंशन द वेज टू प्रिवेंट द मैल प्रैक्टिसेस इन इलेक्शंस एज पर योर अंडरस्टैंडिंग। तो जो भी चुनाव में गड़बड़ियाँ होती हैं आप उसको कैसे रोक सकते हैं, उसके लिए कुछ वेज बताने हैं। तो मैंने जो लिखा है वो एक बार देख लेते हैं। मेजर्स टू प्रिवेंट इलेक्शन डिस्टर्बेंसेस, first is voter card should be linked with Aadhaar card for a person to not cast fake vote। यानी अगर हम वोटर कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कर दें तो फेक वोटिंग कम हो जाएगी। दूसरा, लार्ज पार्टीज शुड स्टॉप स्पेंडिंग मोर मनी। लार्ज पार्टीज के द्वारा जो है मोर मनी को स्पेंड करने में हमें रोक लगानी चाहिए। द इलेक्शन कमीशन शुड मेक अरेंजमेंट्स टू एंश्योर दैट वोटर्स आर नॉट इंटिमिडेटेड और ल्योर्ड इन एनी मैनर। इसका मतलब ये होता है कि इलेक्शन कमीशन ये देखे कि किसी भी वोटर को डराया धमकाया ना जाए। नेक्स्ट इज द मिसयूज ऑफ गवर्नमेंट फैसिलिटीज एंड ऑफिशियल्स बाय द रूलिंग पार्टी शुड ऑल्सो बी स्टॉप्ड। उसको रोका जाए कि वो मिसयूज ना करे रूलिंग पार्टी। People with criminal background and above 75 years of age should be banned from contesting elections। तो जो क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले हैं जो 75 साल से ज़्यादा, उनको बैन किया जाए, ये हमारा एक सजेशन है।
और लास्ट इज वोटिंग शुड बी मेड कंपल्सरी, और वोटिंग को कंपल्सरी कर दिया जाए ताकि सब लोग वोट करें और वोट परसेंटेज भी ज़्यादा बढ़े। थर्ड क्वेश्चन इज why do you think people's participation is necessary in the elections? Explain. Answer is people's participation in elections is important because if people do not participate in the elections in the right manner, then less percentage a wrong candidate or a wrong party will win the election and it will not working in the interest of the people by forming गवर्नमेंट। अगर जो है लोग सही ढंग से इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो क्या होगा कि कम परसेंटेज से कोई रॉन्ग कैंडिडेट और रॉन्ग पार्टी वो जीत जाएगी इलेक्शन और गवर्नमेंट बनाकर वो हमारे लिए कोई अच्छा काम करेंगे भी नहीं। द पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल इन द इलेक्शन इज नोन बाय हाउ मैनी परसेंट ऑफ दोज हु आर एलिजिबल टू वोट हैव एक्चुअली वोटेड। और पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इस तरीके से इलेक्शन में पता चलता है हमें कि कितने परसेंट एलिजिबल जो वोटर्स हैं उन्होंने वोट किया है जब वो वोट करते हैं। इफ़ द इलेक्शन प्रोसेस इज़ नॉट फ्री एंड फेयर देन पीपल विल नॉट कंटिन्यू टू पार्टिसिपेट इन। अगर ऐसा नहीं हो, फ्री एंड फेयर ना हो इलेक्शन, तो पीपल उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। विद द इंक्रीज इन पीपल्स पार्टिसिपेशन इन इलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज़ ईयर आफ्टर ईयर पीपल्स कॉन्फिडेंट इन इलेक्शन इज़ नाउ इंक्रीजिंग। और धीरे धीरे जिस तरह से इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है लोगों का भी विश्वास इनमें बढ़ रहा है। देन लास्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू यू What are the challenges in free and fair election? ये हमने अभी अभी पढ़ा है। अब हम सारे challenges पढ़ेंगे। क्या था कि very often election offer little choice, हमारे पास बहुत little choice होती है इलेक्शन में चूज़ करने के लिए। दूसरा, smaller parties and independent candidates suffer a huge disadvantages compared to the bigger parties. Third is lots of money used in the elections. और fourth is criminal background candidate take part in electoral race. And fifth is परफॉर्म नेपोटिज्म इन टिकट्स डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस तरीके से हम इन फ्री एंड फेयर इलेक्शन के चैलेंजेस को लिख सकते हैं। अगर 5 मार्कर क्वेश्चन आता है तो आप उसको एक्सप्लेन भी करें। नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ही ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर ज़रूर पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।